5, 7, 10 शेर गजल कहने की जरूरत ही नहीं थी गोयल साहब, एक वाक्य में काम हो जाता, सीधा सीधा ये कह देती मैं बावली होगी। अच्छा मैं भी पहले गा के पढ़ा करता था, लेकिन मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं सच्ची बात बताता हूं, मैं सच्ची बातों पे बात करता हूं, सच्ची बातों पर कविता सुनाता हूं, बतरस करता हूं, सब कुछ सच्ची बातों पर आधारित होता है। मैं भी पहले गा के पढ़ता था, मुझे जब इश्क हुआ तो मैंने अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए कुछ गाकर सुना दिया। अच्छा, उसकी प्रतिक्रिया आई, बोले लाला तेरी आवाज मीठी है, कुल्फी बेचा कर। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कविता गा के पढ़नी बंद कर। लेकिन गुरु कुल मिला के ये है कि ये बहुत बढ़िया कैमरा है, सामने स्क्रीन दिख रही है। मैं अक्सर कहता हूं जिंदगी में एक कैमरे से बच के रहना। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं। किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में। क्या बात है, वाह वाह वाह, हर पल खुदा के कैमरे की। अमेरिका की बात कर रहे थे, मैं बताऊं राजेश भाई हमारे जो मंच संचालक हैं, आज के सूत्रधारी कवि सम्मेलन के भाई सबरस कवि हैं, उसके साथ भाई गौरव चौहान हमारा छोटा भाई वीर रस का कवि है, प्रताप भाई कॉमेडी रस के हास्य रस के कवि हैं, अनामिका श्रृंगार रस की कवित्री हैं, प्रवीण सबरस के कवि और हास्य रस के कवि हैं, मुमताज एकमात्र मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो सोमरस का कवि हूं। अच्छा कई लोग इसको बहुत गलत ले जाते हैं, आप कभी गूगल में सर्च मारना, सोमरस देवताओं का प्रिय पदार्थ था, प्रिय वो था, लेकिन लोगों की मानसिकता गलत है। अच्छा वो अमेरिका का जिक्र कर रहे थे, सच्ची बात है, मैं अमेरिका गया था भी 1.5 महीना, 20 शहरों में 20 कवि सम्मेलन थे। अच्छा जैसे हमारी भारतीयों की आदत होती है, बस में बैठे कहीं ट्रेन में बैठे तो आपस में कोई जान पहचान नहीं तो जान पहचान कर लेते हैं, बातचीत संवाद शुरू करके। तो मेरे साथ में मैं बस में बैठा तो एक फादर साहब बैठे हुए थे, पादरी साहब, तो मेरे मुंह से अनायास निकल गया, मैंने कहा फादर व्हाट इज योर हॉबी? बोले नन। अच्छा उनको बोले साहब मेरे मुंह से भपका सा आया तो मुझसे कहने लगे ए मैन तुम गलत रास्ते पर जा रहा है। अच्छा मुझे लगा हो सकता है मैंने बल्लभगढ़ की ना पकड़नी हो, आश्रम वाली में ना बैठ गया हूं। अच्छा मैंने कहा भाई ड्राइवर साहब बस रोको। बोले नो मैन मेरा मतलब ये नहीं है, गॉड ने तुम्हें कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है और तुम ये अल्कोहल में डूबा हुआ है, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रहा है, स्मेल आ रहा है। मैंने कहा फादर साहब 45 दिन के लिए आया हूं, बताओ क्या करूं, यहाँ अकेला पड़ा हूं। बोले आप हमारे साथ चलो, हम आपका शुद्धिकरण करेंगे। वहां पर एक क्रिया होती है बैप्टिज्म, आप जानते होंगे। वो बैप्टिज्म की क्रिया के लिए मुझे ले गए चर्च में साथ। अब चर्च में ले गए तो वहां पे एक पानी की होदी बनी हुई, फादर साहब ने मेरा सिर जिसे मुंडी बोलते हैं गुद्दी यूं पकड़ी, मेरे बाल पकड़े, 3 बार उसमें डुबा दिया पानी की होदी में। 3 बार डुबा के निकाल के मुझसे बोले नाउ देयर इज नो अल्कोहल इन यू, यू आर प्योर एंड फाइन नाउ, और दीपक हैज डाइड, दिस इज योर न्यू बॉर्न एंड योर न्यू नेम इज डेविड। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा गंगा जी जाने के पैसे भी बच गए। मैं वापिस आया 2 महीने बाद, मुझे अचानक उनकी याद आई। जैसी उनकी याद आई सर मैं अपने कमरे से निकला, अपनी अलमारी खोली, उसमें से एक ओल्ड मॉन्क की बोतल निकाली, पानी से भरी बाल्टी में उस ओल्ड मॉन्क की भरी सील्ड बोतल को 3 बार डुबोया। There is no alcohol in this bottle. This is pure and fine. Old monk has died. This is new birth of this bottle, and its new name is Kala. तो सर ये कवियों का अपना ऑब्जर्वेशन होता है और
भाई राजेश जी भी आपके सेक्टर से हैं। इत्तेफाक ये है कि मैं कवि होने के नाते मैं भी कॉर्पोरेट सेक्टर से, ईपीसी सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, ये बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो चाहे पीएसयू में, ये किसी को मत बताया करो फलाने डॉक्टर साहब हमारे जानकार हैं, फलाने सीएमडी साहब हमारे दोस्त हैं, फलाने मेरे गाँव के हैं, फलाने मेरे वो हैं। किसी का परिचय भी हो तो बिल्कुल उजागर मत करना, क्योंकि ये जान पहचान मरवा भी देती है। मैं पिछले दिनों गया सर तिहाड़ जेल में गया तो वहां पे देखा एक सिपाही कैदी को कह रहा था नहा धो के जल्दी जल्दी तैयार हो जा, तेरी फांसी होने वाली है 20 मिनट बाद। बोले मेरी फांसी तो 6 महीने बाद तय थी। बोले ना, जेलर साहब कह रहे हैं मेरे घर का काम का आदमी, इसका काम पहले। लेकिन आइए, ये बदरस इसलिए कि थोड़ा आप सुनने के मूड में आ जाए, आनंद लीजिए। हमसे भी बहुत लोग पूछते हैं, बोले साहब ये कभी भी तो पीते होंगे। हमने कहा यार हम जो पीते हैं वो आपके बस की नहीं है, क्योंकि भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। वाह! भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं, उन्हें जनता से क्या मतलब, वो जो संसद में रहते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। नारी शक्ति बैठी है। मैं अक्सर कहता हूं कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ आई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। तो इतनी भी तरक्की मत कर लेना, मैं नारी शक्ति से निवेदन करना चाहता हूं। वो आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, पुरानी फिल्मों में पुराने लोग पुराने डायलॉग याद कीजिए, वो बताया करते थे नारी को ज्यादा एजुकेटेड मत करो, नारी को ज्यादा शिक्षित मत करो। क्यों? वो जानते थे कि कलयुग में इसका विपरीत असर हो सकता है, विपरीत परिणाम हो सकता है। अब हुआ क्या, पिछले दिनों में अपने नजदीक एक दोस्त की शादी में चला गया, शादी अटेंड की, अगले दिन दुल्हन को विदा करके लाना था। जैसे ही विदा करके लाने लगे दुल्हन रोने लगी। दुल्हन रोने लगी तो देखकर मेरा दोस्त इमोशनल, दूल्हा वो भी रोने लगा। मैंने कहा तू क्यों रो रहा है? बोले ये क्यों रो रही है? मैंने कहा इसकी तो शादी हुई है। बोला वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जाएगी। बोला जाकर मेरे भी तो छुड़वाएगी। दोस्तों, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह परिवर्तन हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि हमें करना क्या था, हमने किया क्या? हमें लोगों से रिश्ता बनाना था, चीजों को इस्तेमाल करना था। हम चीजों से रिश्ता बनाने लगे और लोगों को इस्तेमाल करने लगे, इसलिए हमारी क्या बात है। वाह 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 वाह। बहरहाल मोटापे में अनाज से डॉक्टर, अच्छा मैं तो अक्सर जिस भी कॉर्पोरेट में, पीएसयू में या किसी भी संस्थान में जाता हूँ, जितने भी वरिष्ठ लोग होते हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप यहां तक पहुंचे हैं, कोई भी ऐसे नहीं पहुंचता, बड़ा मेहनत पहुंचती है, मेहनत होती है, लगती है। ये सब कभी भी यहां बैठे, ये भी ऐसे नहीं पहुंचे। हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता साहब, गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। और आप मेरी रूह को महसूस ही कब कर सके? आपकी खातिर मुझे ये जिस्म महकाना पड़ा, आपकी खातिर मुझे ये जिस्म महकाना पड़ा। मैं अक्सर बड़े लोगों से कहता हूं, किसी ओहदे में पहुंच जाओ, कितने धनवान हो जाओ, कितने बड़े कद्दावर हो जाओ, कितनी बड़ी गाड़ी पे चलो, कभी अपनी जड़ मत भूलना। और सच बता रहा हूं, किसी घमंड में मत रहना। मेरे तो एक दोस्त है उत्तर प्रदेश में, एसपी भवानी सिंह नाम है, मेरे बहुत प्रिय हैं। वो हमेशा अपने बच्चों को कहते थे, एसपी थे तो थोड़े रुआब में कहते थे, बोला बेटा तुम जिसे भी बताया करो बड़े रोब के साथ बताया करो तुम एसपी भवानी सिंह के बेटे हो। अच्छा, उनकी पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, 12-13 साल के बच्चे के दिमाग में क्या बढ़ रहे हैं अभी से, तो कहती थी नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, बच्चा धर्म संकट में, पिता की मानू कि माँ की मानू। अब हुआ क्या कि वो कुछ दिन बाद उनके घर में गांव से रिश्तेदार आ गए। वो रिश्तेदार वो थे जिन्होंने उनके बच्चे को बड़े छुटपन में देखा था, बच्चा बड़ा हो गया था, बच्चा ड्राइंग रूम में खेल रहा था। गांव से आने वाले रिश्तेदारों ने पूछ लिया, अरे तुम भवानी सिंह के बेटे हो क्या? बोले जी पापा तो यही कहते हैं, मम्मी मना करती। मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से मोटापा, ये बात देखो प्रताप को भी समझ आई, ये बड़ी महत्वपूर्ण है।
कि मोटापे, अच्छा ये हम लोग यहाँ पे आके हंस रहे हैं, सच बताने नारी शक्ति बैठी, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, हम लोग यही आके हंसते हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि अगर आप लोग नहीं है तो हम भी ऐसे हंस नहीं सकते। हालांकि हुआ ये सर, पिछले दिनों बदरस की वानगी में संवाद कर रहा हूँ, हुआ ये कि पिछले दिनों मैं अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, अचानक रात के 2:30 बजे शोर शराबा सुनाई दिया, दोनों की आंख खुल गई। आंख खुली तो उसने कहा देख के आओ कौन है। मैं बाहर गया, जाकर देखा कॉलोनी के मोजिज लोग खड़े थे। मैंने कहा यार रात के 2:30 बजे शोर शराबा हो हल्ला कर रहे हो, नींद आ रही है, सोने दो। बोले दीपक जी थोड़े सचेत रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना। सूचना ये मिली है कि कॉलोनी के पानी के टैंक में किसी ने जहर मिला दिया है। मैंने उनकी बात सुनी, अंदर आया, पत्नी ने पूछा कौन था। मैंने कहा शराब पी के बेवड़े हल्ला कर रहे हैं, तू तो पानी पी के चुपचाप सो जा। कि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, मोटापे में अनाज से, लोग कहते हैं दीपक भाई आप बड़ा ऐसे बोलते हो, आप वैसे बोलते हो, थोड़ा बदल जाओ। मैं कहता हूं यार कैसे बदल जाऊं, क्योंकि धीरे धीरे अश्क पनपना रहने दे, धीरे धीरे अश्क पनपना रहने दे, आंखों में कोई तो सपना रहने दे, और तेरी खातिर खुद को कितना बदलूं मैं, कुछ तो मुझमें मेरा अपना रहने दे, कुछ तो मुझमें मेरा अपना रहने दे, कुछ तो मुझमें मेरा अपना। तो साहब मैं कहता हूं कि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से। अच्छा इतना दिक्कत कोरोना काल में बाकी लोगों ने करी, जितनी डॉक्टरों ने करी या हमारे मीडिया वालों ने करी। आप तो स्वस्थ रहना हो एनएचपीसी के परिवार वालों, तो सच बता रहा हूं आप इस तरह के आयोजन साल में 3-4 कराया करो, और इन्हीं कवियों को बुलाया करो। आप कभी अस्वस्थ नहीं होंगे, और अगर बचा कुचा अस्वस्थता का भाव आने लगे तो भारत के न्यूज चैनल देखना बंद कर दो, आप कभी स्वस्थ ही रहोगे, अस्वस्थ नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि हर चैनल का दावा है ये, हर चैनल का दावा है ये, खबर सनसनीखेज मिलेगी। हर चैनल का दावा है ये, खबर सनसनीखेज मिलेगी। इसरो विस्रो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लवरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो कवरेज मिलेगी। क्या बात है। एक बारीक गन सुनाना चाहता हूं साहब कि एक आदमी जो छींक आने से मर गया, एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। कुछ ने कहा बेरोजगारी की लहर से मरा है, कुछ ने कहा बेरोजगारी की लहर से मरा है, कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया ये मीडिया के जहर से मरा है, ये मीडिया के जहर से मरा है, ये मीडिया। रही बात डॉक्टरों की साहब, वो डॉक्टर के पास पहुंच गया एक मरीज, बोला डॉक्टर साहब आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई कहीं नहीं मिल पाई। डॉक्टर साहब आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई कहीं नहीं मिल पाई, पूरा बाजार घूम आया, डॉक्टर मुस्काया, ये दवाई है ही नहीं, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था ये चलता है कि नहीं। मैं तो पेन चलाकर देख रहा था ये चलता है कि नहीं। मरीज बोला डॉक्टर साहब पता नहीं था कि आपका पेन भी यूं दगा देगा, पर एक केमिस्ट तो कह रहा था कल ये दवाई मंगा देगा। क्या बात है। डॉक्टर साहब पता नहीं था आपका पेन भी यूं लगा देगा, पर एक केमिस्ट तो कह रहा था कल ये दवाई मंगा देगा। दूसरे केमिस्ट ने कहा है इस दवा के पीछे मत ललचाओ, ये कंपनी बंद हो गई, आयुर्वेदिक ले जाओ। तीसरे केमिस्ट की बात सुनकर आपकी भी बुद्धि हिल जाएगी, उसने कहा है इसकी तो डिमांड बहुत है, ये तो ब्लैक में मिल पाएगी। क्या बात है, वाह। उसने कहा है इसकी तो डिमांड बहुत है, ये ब्लैक में मिल पाएगी। और चौथे केमिस्ट ने जब से मुझे ये बात बताई है कि ये कैंसर की दवाई है, तब से मेरी सांस हवाई है, दहशत में जी रहा हूं। खांसी की दवा भी कैंसर की समझकर पी रहा हूं, क्योंकि जरा सा जहर काफी है यहाँ पर खुदकुशी के वास्ते, मगर हर रोज पीना पड़ रहा है जिंदगी के वास्ते। क्या बात है, वाह। पारी मुझे पता है कितनी खेलनी है, मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूं और विराम दूंगा कि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, शादी वाले दाज से, मुफ्त की मसाज से और जिंदगी में प्यार से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है।
वाह खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है और झूठी आन बान से, उधार के सामान से, कसैली जुबान से, खास मेहरबान से, बिगड़ी संतान से और आजकल चालान से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है और बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, गुस्से वाले ताप से, प्रेमिका के बाप से, पंचायती खाप से और भ्रूण हत्या पाप से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है, हंसना जरूरी है। और आइए हंसी के इस क्रम में एक कविता और 2 शेर पढ़ के मैं विराम देता हूं कि मैं 2 मिनट के लिए कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, संकोचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या। मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, संकोचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। ये वही ताली बजा रहे जो तैयारी बैठी। मेरी पत्नी को जाना था बाजार, संकोचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 5 लाख रुपए देते हुए कहा बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते कि मेरे पेड़े तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए और मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना। क्या बात है, क्या बात है।